अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले जिक्र करेंगे सानहा मच का, जिसके खिलाफ हजारा बरादरी का कोयटा के मगरबी बाईपास पर तीसरे रोज भी धरना जारी है। मैयतों के साथ एहतजाज करने वाले लवाहिकीन वजीर आजम से ही मुज़ाकरात के लिए बज़द हैं। इस वक्त समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आतिफ, बताइएगा क्या कहना है एहतजाजी मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, आज एहतजाज का तीसरा रोज़ है। 48 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। सानिया मच के ख़िलाफ़ कोयटा के मगरबी बाईपास पर जो हज़ारा बरादरी है उसका धरना जारी है। बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े इस धरने में शरीक है। लवाहिकीन भी जो शहीद होने वाले मैयतों के हमरा इस धरने में शरीक हैं। नोहा ख्वानी का सिलसिला जारी है, मातम जो है वो भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ मजहबी रहनुमा जो है वो भी खिताब वगैरह कर रहे हैं। आज सुबह से अब तक जो है ताजिर बरादरी, इसी तरह MQM का वफ्द और सूबाई वज़ीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जो शहीद होने वाले कारकुन हैं उनके लवाहिकीन से इजहार यकजहती किया है, ताज़ियत का इजहार किया है और उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि वो उनके साथ हैं और जो मुलविस मुल्ज़िमान है इस वाक़े में उनको करार वाक़ई से ज़्यादा दिलवाई जाएगी। अगर हुकूमत के हवाले से बात करें, जो टॉप लेवल की लीडरशिप है जैसे वज़ीर आला बलोचिस्तान है या सूबाई वज़ीर दाखिला है या जो सेक्रेटरी दाखिला है, उनकी जानिब से या डिप्टी कमिश्नर कोयटा है, उनकी जानिब से अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। ना ही उन्होंने आके किसी ने जो है यहाँ पे ताज़ियत का कोई इजहार किया है, जिसकी वजह से जो लवाहिकीन है और जो हज़ारा बरादरी है उसमें काफ़ी जो है वो गम गुस्सा पाया जाता है। उनका यही कहना है कि सूबाई हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर बेबस है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी यहाँ पर आए, उन्होंने रात 1.5 घंटा यहाँ पर गुजारा। काफ़ी उन्होंने यकीन दहानियाँ करवाई कि वो धरना ख़त्म कर दें। उन्होंने जो है फोर्सेस को बाकायदा अहकाम जारी कर दिए हैं जो भी इस वाक़े में मुलविस अनासिर हैं। लेकिन जो हज़ारा बरादरी है और जो लवाहिकीन है शहीद होने वाले कारकुनों के, उनका यही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बाकायदा खुद यहाँ पर आएँ। वज़ीर आज़म जब तक नहीं आएंगे तब तक धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये कहना है एहतजाजी मुजाहिरीन का। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद आतिफ। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े को 3 रोज़ गुजर गए हैं। कातिलों का कोई सुराग नहीं मिल सका। शदीद सर्दी में लवाहिकीन मैयतों के हमरा धरना दिए बैठे हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को आना होगा, झूठी तसल्ली नहीं चलेगी, जीने का हक देना होगा, इंसाफ फराहम करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मच मुतासरीन से होने वाले मुज़ाकरात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। इमरान खान ने कहा कि सानहे में मुलव्विस मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। इसी पर बात करते हैं। समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शबीर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, कैबिनेट मीटिंग में आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मच वाक़े और इस्लामाबाद में होने वाले हादसे पर सबसे पहले कैबिनेट के अंदर दुआ करवाई। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को सानिया मच और मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। शेख रशीद ने बताया कि मुजाहिरीन के 8 में से 7 मुतालबात तस्लीम किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान असेंबली के इस्तीफों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। सानिया मच के लवाहिकीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने ऐसा भी अज़म का इजहार किया है और कहा है कि सानिया मच में मुलविस मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जल्द जालिम अपने अंजाम को पहुँचेंगे। इसके साथ साथ आज काबीना इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तरफ से मच वाक़े पर गुज़िश्ता रोज़ कोयटा के दौरे के बाद वज़ीर आज़म को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। इसके साथ साथ महंगाई के हवाले से भी आज के इजलास में तफसीली तौर पर अब्दुल हफीज शेख की तरफ से बातचीत हुई, ब्रीफिंग दी गई। अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि महंगाई में कमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। महंगाई में कमी के लिए इकदाम कर रही है हुकूमत और चाहते हैं कि मईशत में बेहतरी का बराह रास्त फायदा आवाम को हो। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। तो मच में दहशतगर्दी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और सूबे का आईनी सरबराह छुट्टियों पर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल 4 रोज से दुबई में मौजूद हैं। मच में एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म को मुदाखलत करना पड़ी और फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद और डिप्टी स्पीकर को कोयटा भिजवाना पड़ा। मच में सफ़े मातम बिछी है और बलूचिस्तान के वज़ीर आला दुबई की सैर करने में मगन। तो ऐसी कोई बात नहीं है और अलगर इस वक्त मौजूद नहीं भी है, तो तमाम जो सूरत हाल है उस पर उनकी नज़र है। 10 लोगों का कत्ल, इतना बड़ा वाक़या हो गया और ऐसी कोई बात नहीं। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का कहना था कि जाम कमाल छुट्टियों पर गए भी तो 1 साल बाद हैं। जो सानिया है इससे एक दिन कबल
वज़ीर आला साहब दुबई चले गए थे और 1 साल बाद वो जो है मुल्क से बाहर गए हैं। ऐसा नहीं कि 10 अफराद के कत्ल की वज़ीर आला बलूचिस्तान को खबर नहीं, मगर जनाब दुबई की टूरिस्ट बस में बैठे बैठे वो अहकामात और हिदायत जारी कर रहे हैं। दौरा तो उनका तवील दौरा हो सकती है, लेकिन ये है कि इस वाक़े के बाद जो है वो फौरी तौर पर उन्होंने फैसला किया वापस आने का। जिम्मेदारी का एहसास तो उस वक्त होता जब वज़ीर आला बलूचिस्तान सानह मच के अगले ही रोज पहली फ्लाइट से वापस आते और हजारा बरादरी के गम में शरीक होते। वाक़े के 4 दिन बाद अब आज रात या कल तक जाम कमाल खान की वतन वापसी मुतवक्के है। मच वाक़े के खिलाफ कराची में पावर हाउस चौरंगी पर भी धरना जारी है। एहतजाज के बाइस पावर हाउस से नागन चौरंगी चलने वाली रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मजीद बात कर लेते हैं, समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, आगाह कर दीजिएगा, कराची में धरना जारी है, एतराफ़ की शाहराहों पर क्या हालत है इस वक्त? देखिए मच में होने वाला अफसोसनाक वाक़े पर पूरा पाकिस्तान ही सोगवार है और इसीलिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है आज एहतजाज किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त पावर हाउस पर मौजूद हूँ, जो पावर हाउस पर इस वक्त जो है यहाँ पर धरने के शुरका मौजूद हैं, धरना देकर लोग बैठे हुए हैं। जो ट्रैफिक के लिए इस इशारा को बंद कर दिया गया है, जो रोड पावर हाउस से नागन की तरफ जाता है उसको बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को सर्विस रोड पर चलाया जा रहा है। मेरे पीछे अगर आपको देख सके तो यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, खवातीन भी शामिल हैं। सबके पास जो है बैनर्स मौजूद हैं और उस पर सिर्फ एक ही नारा है कि जो मुल्ज़मान है फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और 11 अफराद का जो नाहक कत्ल किया गया है उस पर जो है फौरी तौर पर कोई कमेटी बने और मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करने के बाद उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया शाहनवाज। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्क में जलाई गई समाधि की बहाली 2 हफ्ते में शुरू करने का हुक्म दे दिया है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने तमाम मंदिरों और जमीनों पर कब्जे की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। पंजाब में मसीही लड़की से ज्यादती के वाक़े की रिपोर्ट भी मांग ली है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में ये सब देखिए। मंदिर जलाने के वाक़े पर आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सूबाई हुकूमत और पुलिस के रद्द अमल पर बरहम। 2 हफ्ते में समाधि की बहाली के लिए इकदाम शुरू करने का हुक्म। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की भी सख्त सरजनिश। कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए मुल्क भर के तमाम गैर फाल मंदिरों और जमीनों पर कब्जों की तफसीलात भी मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा समाधि की बहाली के लिए पैसा मौलवी शरीफ और उनके गैंग से वसूल करे। IG खैबर पख्तूनख्वा ने बताया वाक़े में मुलव्विस मौलवी शरीफ गिरफ्तार, जबकि गफलत बरतने पर 12 एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए। उनमें से 2 आदमी थे नॉमिनेट, एक बंदा गिरफ्तार है शरीफ और दूसरा एक है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस ने वहाँ पे बुज़दिली दिखाई, उसकी हमने उनको सजा दी है। दौरान समाअत अदालत में मसीही रहनुमा ने मोटरवे पर लड़की से ज्यादती की निशानदेही कर दी। कोमल गुलजार फैमिली ये शादी अटेंड करके आ रहे थे तो रास्ते में इनको रोका गया और इसके भाई और बाप को कोमल के को बांध दिया गया और इसे झाड़ियों में ले गए और वहाँ पे इसके साथ रेप किया गया। शेखुपुरा का आखिरी पुल है ना मोटरवे का, वहाँ से अंदर आ रहे थे, उस वक्त ये वाक़या हुआ है। अदालत ने मोटरवेज की सिक्योरिटी और वाक़े पर पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। और करक में समाधि जलाने में कौन कौन लोग मुलव्वस हैं? PTI के रुकने असम्बली रमेश कुमार ने वाक़े को जमीयत उलमा इस्लाम से जोड़कर नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। JUI का भी जवाबी वार आ गया। मौलाना अताउल हक दरवेश ने रमेश कुमार पर जमीन हड़पने के इल्जामात लगा दिए। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। करक में हिंदू समाधि जलाने का वाकया नया रुख इख्तियार कर गया। आग की असल चिंगारी कहां से भड़की, हुकूमती रुकने असम्बली रमेश कुमार का बड़ा इंकशाफ। JUI पर मुल्जिमान की पुष्ट पनाही का इल्जाम, जिम्मेदारों को पार्टी से निकाला जाए। मौलाना अताउर रहमान को मशवरा भी दे दिया। मौलाना अताउर रहमान से लाजमी है, उनका इलाका है, उनके लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ मौलाना अताउर रहमान साहब का पहले भी पॉजिटिव रोल रहा है। अब कम से कम किसी भी कल्प्रेट्स की वो सिफारिश नहीं करें। JUI ने रमेश कुमार का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सूबाई सेक्रेटरी जनरल अताउल हक दरवेश ने उल्टा अकलीती रहनुमा पर इल्जामात धर दिए। करक में जो मसला है ये तो अभी से नहीं, तकरीबन 20 साल से चल रहे हैं। रमेश कुमार साहब जो है ये यहाँ आते हैं, लोगों को लानत वगैरह देते हैं। पहले तो उनका जगह जो था बंदर का वो थोड़ा था, लेकिन बाद में ये लोगों को ये कह रहे थे कि घर हमें हवाला करें, आपको 40 लाख रुपए देंगे या 60 लाख रुपए देंगे। JUI रहनुमा ने यह भी कहा हमारा कोई कारकुन वाक़े में मुलव्विस नहीं, हमारे लोग मुफाहमत के लिए गए थे, उन पर FIR काटी गई। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद।
बहावलपुर में पीडीएम रैली के इनेकाद पर ज़िले इंतजामिया और पुलिस का एक्शन। मकामी कायदीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मदरसे के तलबा को ज़बरदस्ती ले जाने पर मदरसा जामियातुल उलूम फतिहा के मुंतज़मीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिला इंतजामिया की वाज़ेह हिदायत के बावजूद रैली के इनेकाद पर लीगी रहनुमा और साबिक मुशीर बराए वज़ीर आज़म सऊद मजीद, MPA मलिक ज़हीर चिंदड़, साबिक वज़ीर बलीगुर रहमान, साबिक MPA इकबाल चिंदड़ समेत दीगर कारकुनान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात का इंदराज किया गया। मुकदमात में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, इज्तिमाआत का इनेकाद और साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल की गई हैं। और फिरदौस आशिक अवान की बात करते हैं तो पीडीएम को टफ टाइम देने में पेश हैं। वो कहती हैं कि मरसू इस्तीफा ना देसू, पीडीएम पर छुरी बनकर चल गया है। मरियम और बिलावल आंखें तक नहीं मिला पा रहे। अभी हाथ चूमते इनको देख रहे हैं, अभी इन्होंने एक दूसरे के कदम भी चूमने हैं। मरियम तो हेड मिस्ट्रेस बन के छड़ी पकड़ के जो अपनी जमात को हाँक रही है, अभी तक जेल में वो अपने चचा और अपने चचाजाद भाई से मिलने के लिए उतनी बेचैन और बेताब नजर नहीं आई जितनी बार बार वो मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो से मिल रही हैं। बिलावल भुट्टो तो लुका छुपी की वजह से अब वीडियो लिंक पे आ गए हैं कि अब मैं एक दूसरे को मुंह कैसे दिखाएं। जरदारी साहब ने ये बार बार दोहरा दिया नारा कि मरसू मरसू इस्तीफा ना देसू। वो नारा जो है वो पीडीएम के गले के ऊपर खंजर बन के चल गया। तो अब पीडीएम तड़प रही है। कुछ बात करते हैं पीडीएम की लाहौर मीटिंग के हवाले से। नून की शिकायतें, पीपी की वजाहतें, समा अंदर की खबर बाहर ले आया। नून लीग ने सवाल किया कि एहतजाज एहसन ऐसी बातें क्यों करते हैं, नवाज शरीफ की वापसी के बयानात क्यों दिए गए। जी हाँ, इस पर पीपी रहनुमा ने कहा कि बिलावल ने एहतजाज एहसन को रोक दिया है। आसिफ जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए दुआ गो हूँ, मेरे होते हुए कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। मरियम मेरी बेटी जैसी है। बिलावल को कहा है कि उसका ख्याल रखे, ये भी कह दिया है। हमारे साथ नईम अशरफ भट्ट हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये क्या बात कर दी आसिफ जरदारी ने? उन्होंने कहा बिलावल साहब को कि मरियम का ख्याल रखें और तमाम दावे जो थे पीडीएम में फूट के उन्हें भी मुस्तरद कर दिया है एक तरह से। जी बिल्कुल आयशा, ये बात बिल्कुल साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने की। पहले बात शुरू हुई एक लीगी अहम रहनुमा जो जिनका ताल्लुक लाहौर से है, जो मीटिंग में थे, उन्होंने बात शुरू की और शिकायत की एहतजाज एहसन साहब की और कहा कि वो अक्सर हमारी पार्टी और हमारे कायदीन के बारे में ऐसी बातें तनकीदी करते हैं कि जिससे माहौल ख़राब होता है और अगर हम उसका जवाब देना शुरू कर दें तो फिर इत्तेहाद का आप सोचें क्या बनेगा जो इस वक्त हम साथ चल रहे हैं। उसके जवाब में एक पीपी रहनुमा ने पहले बताया कि इसके मुतल्लिक जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही एतजाज एहसन साहब को मना कर चुके हैं, उन्हें कह चुके हैं कि आप इस तरह की बातें मीडिया में ना करें। अगर आपको कोई ऐसी तनकीद या शिकायत या कोई करनी भी है किसी के बारे में तो आप पार्टी में करें, इस तरह मीडिया के सामने बात ना करें जो कि हमारी पार्टी के भी खिलाफ हो, जो हमारी पॉलिसी चल रही है। ये बात का जवाब हुआ तो फिर एक और सवाल किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। वही रहनुमा थे, उन्होंने पूछा कि आपकी जो CC की 29 की मीटिंग थी वहाँ पर कुछ ऐसी बातें मीडिया में रिपोर्ट्स हुई जिससे ये तासुर था कि आप चाह रहे हैं कि मियाँ साहब वापस आएँ और फिर इस्तीफे की बात होगी। तो इस पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं CC में मौजूद था, 7 घंटे की मीटिंग में किसी ने ऐसी बात नहीं की। और उसके बाद फिर जरदारी साहब बोले और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं मौजूद हूँ और मेरे सामने मियाँ साहब के मुतल्लिक ऐसी बात की जाए, हम दवागो हैं मियाँ साहब की सेहत के मुतल्लिक। और फिर जरदारी साहब ने भी इशारातन एतजाज एहसन साहब का इशारा देते हुए नाम लिए बगैर कहा कि सिर्फ एक बंदा ऐसा है हमारे में जो इस तरह की बातें करता है, उसको भी बिलावल ने समझा दिया है। यानी ये दूसरा पार्टी के को चेयरमैन की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई, कहा गया कि बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतजाज एहसन साहब को कहा है और मना किया है कि वो ऐसी बात ना करें। सही, यानी कि जरदारी साहब ने भी कह दिया है कि बिलावल साहब ने एतजाज एहसन को मना कर दिया है कि पीडीएम के अगेंस्ट इस तरह की बातें ना करें। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट साहब, आप इस हवाले से अंदर की कहानी हम तक पहुँचा रहे थे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि तारीख गवाह है कि लॉन्ग मार्च हुकूमतें नहीं गिरा सकती। नुमाइंदा समाज शकील अहमद को खुसूसी इंटरव्यू में 2 टोक कह दिया
कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं जाने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर चुकी है। वज़ीर मनसूबाबंदी ये भी कहते हैं कि मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को साइडलाइन कर दिया है, जबकि फजलुर रहमान के बयानात से भी शिकस्त आया है। हुकूमतें जो हैं वो ऐसी लॉन्ग मार्च से गिरती नहीं है, पाकिस्तान की तारीख ये दिखाती है। ना कोई ये इनकी तारीख कामयाब होने वाली है, ना वज़ीर आज़म किधर जाने वाले हैं, ना कोई अदम इस्तेकाम होने वाला है। इतनी वहाँ पर हिम्मत नहीं नज़र आ रही कि वो जहाज़ में बैठ के वापस पाकिस्तान आ सकें, तो मार्च करके हुकूमत क्या किसी ने गिरानी है। वो जैसे पीपल्स पार्टी ने तो पैगाम दे ही दिया उनको कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो उसके बाद आगे लॉन्ग मार्च होगी और इस्तीफों की बात होगी। मियाँ नवाज शरीफ के और मरियम नवाज का इंटरेस्ट तो शायद इससे सर्व होता है इस तहरीक से, और वो क्या इंटरेस्ट था? वो ये था कि मुस्लिम लीग नून की मुस्तकबिल की लीडरशिप जो है वो क्या मरियम के पास होगी या वो शहबाज शरीफ के पास होगी। उन्होंने शहबाज शरीफ को साइडलाइन कर दिया और मरियम इस वक्त मुस्लिम लीग की नून की लीडर बन गई है। PDM जो है वो एक गैर फितरी जो अलायंस था उसकी तो आप समझ लें कि तकरीबन तभी मौत हो चुकी है। इस वक्त जिसके ऊपर वो तमाम इन्हिसार करके बैठे हुए कि मौलाना जो हैं वो मदरसों के बच्चे जो हैं वो लेकर उनको सियासी काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस वक्त बयानात ही सुन लें मौलाना के तो आपको नज़र आएगा उनको भी शिकस्त सामने नज़र आनी शुरू हो गई है, और उसकी वजह से अमल में तो तशद्दुद नहीं है लेकिन बयानात में शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को एहतजाज के लिए खुला मैदान देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि PDM को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाज़त दी जाए। हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास शबीर, उनसे बात करते हैं। अब्बास, ये तो वज़ीर आज़म ने खुल्लम खुला इजाज़त दे दी है कि एहतजाज करना है तो कर लो। जी बिल्कुल, आज वजीर आजम की वजीर दाखिला शेख रशीद से 1-on-1 कैबिनेट मीटिंग के बाद मुलाकात हुई है, जिसमें शेख रशीद ने खुसूसी हिदायत पर जो वजीर आजम की कल कोयटा गए थे हज़ारा बरादरी से मुलाकात की थी उस पर ब्रीफ किया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। इसके साथ साथ PDM का जो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज है उस पर भी वजीर दाखिला और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान बातचीत हुई। इस मुलाकात में ये फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के सामने PDM अगर एहतजाज करना चाहती है तो उनको मुकम्मल तौर पर एहतजाज की इजाज़त दी जाए, किसी किस्म की कोई रुकावट ना डाली जाए। वजीर आजम ने वजीर दाखिला शेख रशीद को ये हिदायत की है और साथ साथ वजीर आजम ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के सामने PDM को एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन कानून को हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी का एहतजाज का शौक है तो अपना एहतजाज पूरा कर ले। ताहम वजीर आजम इमरान खान और शेख रशीद की मुलाकात में तफसीली तौर पर इस मामले पर मशावरत हुई और ये फैसला किया गया है कि PDM अगर अपना शौक पूरा करना चाहती है एहतजाज का तो कर ले, और इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज PDM ने 17 तारीख को रखा है उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। ये वजीर आजम की तरफ से यानी कि अब्बास एहतजाज की इजाज़त तो दे दी है लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें बता रहे थे। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ड्राइवर को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मकतूल ने गुज़श्ता रात शालीमार के इलाके से राइड बुक की। कत्ल डकैती के दौरान हुआ या किसी ने अदावत पर मौत के घाट उतारा? पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। 26 साला ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल दौरान डकैती मज़ाहमत पर हुआ या किसी ने इंतकामी कार्रवाई की? शालीमार के रिहायशी मोहम्मद अली ने गुज़िश्ता रात राइड बुक की। कुछ देर बाद अहले खाना से आखिरी राब्ता हुआ और फिर मोबाइल फोन बंद हो गया। फिर घर वाले परेशान हुए हैं तो भाई ने जाकर फिर 4 बजे शालीमार थाना में रिपोर्ट लिखवाई है। अभी तक तो यही डाउट है कि भाई राइड बुक हुई है, राइड ने ये काम किया है। बुरसा ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। चंद घंटों बाद नौजवान की लाश सांदा के इलाके से मिल गई। मकतूल को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुल्जिमान गाड़ी, मोबाइल और पर्स भी साथ ले गए। पीछे से लगाई गोली लगी है, क्रॉस कर की गोली। 100% वारदात। वो कह रहे थाने वाले के भी गाड़ी नजर आई है सिटी कैमरे में, लेकिन नंबर प्लेट नहीं शो हुई इसकी। कलर जो आप कह रहे हैं, जो गाड़ी का नंबर मेहरान गाड़ी है, वो गाड़ी गुजरी जरूर है कहीं से भी रोड के ऊपर से। मकतूल मोहम्मद अली 2 साला बच्ची का बाप था। पुलिस ने शवाहिद और मोबाइल फोन कॉल्स की तफसीलात लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर के एक और नौजवान की सोशल मीडिया पर गैर मुल्की हसीना से दोस्ती हुई। लड़की ने $20 लाख देने का वादा किया और जाल में फंसा लिया। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक ही चल रहा था कि दरमियान में समा आ गया। समा ने क्या किया और कैसे किया, ये बता रहे हैं रियाज अहमद।
लाहौर के एक और नौजवान सलमान की कहानी, किरदार मुख्तलिफ लेकिन लूटने का अंदाज वही। एक हसीना डोरे थे, वही फेसबुक, वही बातचीत और फिर दोस्ती के बाद लड़की ने सबसे पहले अपनी बीमारी का रोना रोया। तो जब मैंने वीडियो कॉल पे बात की तो बोली तो वो भी नहीं, उनके सारे वो जिस तरह एक पेशेंट होता है बोल नहीं सकता वैसे उसका था। सबसे पहले उसका चेहरा मैंने देखा तो इंग्लिश मेरी भी थी तो मैं इशारों से मैं करता रहा। उसके बाद फिर उसने अपने पाँव की वीडियो दिखाई जो उसमें वो जख्म वगैरह बने हुए थे। बीमारी के बाद उस लड़की ने सलमान अली को बताया कि उसके पास 20 लाख डॉलर हैं जो वो सलमान को देना चाहती है। उसने पार्सल भी बना लिया है लेकिन इस पार्सल के हसूल के लिए सलमान को $1000 फीस देना होगी। पार्सल बनाया हुआ था, उसकी पिक्स वगैरह भेजी, उस पे ओनर का नाम था यानी मिसेस डोरे थी और मेरा नाम था सलमान शाह के नाम से उसके ऊपर था। वो सारा जिस तरह होता है वो। फिर उसके बाद जो बैग था उसके ऊपर वो पैकिंग सारी दिखाई गई थी। उस पैकिंग के ऊपर वही पार्सल की जो उसने तस्वीर अपना मेरा नाम और अपना नाम जिस तरह वो सारा होता है वो चस्पा किया हुआ था। इस झांसे में सलमान ने घर की कीमती अशिया बेच दी। मैंने अपनी वाइफ का जो जेवर है वो कुछ वो बेचा है, कुछ अपनी बाइक वगैरह सेल की, तकरीबन थोड़े बहुत पैसे कर लिए। सब कुछ डोरेथे के प्लान के मुताबिक चल रहा था कि दरमियान में समा आ गया। खातून ने लाहौर के नदीम से दोस्ती की, चारा डाला, मरहूम शौहर के इंश्योरेंस का पैसा मिला है, $2 मिलियन तुम्हें भेजूंगी। सलमान ने नदीम के लूटने की खबर सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं। बैठा हुआ था तो न्यूज़ चल रही थी, न्यूज़ हेडलाइंस समा में, तो उसमें मैं हेडलाइंस देख रहा था तो उसमें एक खबर चली गई किसी के साथ ये फ्रॉड हुआ है 2-3 दिन पहले। वो भी सेम तकरीबन सेम मेरे जैसा ही था फ्रॉड जिस तरह मेरे साथ होने वाला था। सोशल मीडिया पर कैथे, डोना, एंजली समेत कई नाम और हसीनाओं की तस्वीरें दोस्ती नहीं बल्कि लूटमार का जरिया हैं। इसलिए हर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को कबूल करने से पहले लाख बार सोचिए। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग की प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल 25 गैर मुल्की खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी हो गई है। क्रिस गेल, राशिद खान और डेविड मिलान जैसे बड़े नामों ने दस्तयाबी जाहिर कर दी है। PSL 6 प्लैटिनम कैटेगरी के लिए 25 गैर मुल्की खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा से। कादिर, बताइएगा कौन कौन से नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, PSL 6 के लिए मारूफ गैर मुल्की खिलाड़ियों ने मसरूफ शेड्यूल के बायस दस्तयाबी जाहिर कर दी और क्रिस गेल, डेविड मिलर, राशिद खान PSL 2021 के प्लैटिनम रोस्टर कैटेगरी में शामिल है। जबकि PSL 6 के लिए फरवरी-मार्च में शेड्यूल विंडो के लिए चंद गैर मुल्की खिलाड़ी मखसूस वक्त के लिए दस्तयाब होंगे और ICC के बेहतरीन T20 प्लेयर भी राशिद खान, उन्होंने भी दस्तयाबी जाहिर की। जबकि क्रिस गेल ने भी दस्तयाबी जाहिर की और वेस्ट इंडीज के डैन ब्रावो, लैंडन सिमल्स, चार्ल्स ब्राथवेट और एवन लुइस भी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग 6 का हिस्सा है और इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, मोइन अली, क्रिस जॉर्डन और टॉम बेंटन भी प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल है। जबकि श्रीलंका के सारा प्रेरा और उडाना, जबकि बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान और नेपाल के संदीप लमेचा ने भी प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा और पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग जो है वो 10 जनवरी को लाहौर में होगी। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। ये कैचेस छोड़ने की रिवायत आखिर कब टूटेगी? क्राइस्टचर्च टेस्ट के तीसरे रोज भी पाकिस्तानी फील्डिंग तमाशा बनी रही। नसीम शाह के एक ओवर में जफर गोहर ने कैच पकड़ा तो हाइट नो बॉल हो गई। अगली ही गेंद पर जफर गोहर ने कैच गिरा दिया। दौरे न्यूजीलैंड में ओपनर शान मसूद मुकम्मल नाकाम रहे, डक पर आउट होने की हैट्रिक कर ली। दूसरी जानिब ब्लैक कैप्स की बात कर लें तो तकनीक कमाल, टेम्परामेंट बेमिसाल। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन ने क्राइस्टचर्च टेस्ट में करियर की चौथी डबल सेंचुरी जड़ दी। वो 364 गेंदों पर 238 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हुए, 28 चौके भी लगाए। और अब मौसम की बात कर लें तो सर्दी ऐसी के खून जमा दे। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में पारा -24 तक गिर गया। मुल्क के बालाई इलाकों में हर जानिब सफेद गाले गिर रहे हैं, कहीं कहीं बारिशें हैं। गलियात में तीसरे रोज मुसलसल बादल बरसे, मजीद बर्फबारी हुई, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी खून जमा रही है। जिला गांचे में -24 दर्जे हरारत है। लोग यॉक का गोश्त खा रहे हैं जो इस मौसम में मरगूब ग़िज़ा है। हमारा इलाका बहुत सर्द है, यॉक का गोश्त बहुत गर्म चीज़ है, इसलिए यहाँ पे हमने यॉक ज़बह किया है। मरी में मजीद बर्फबारी से मनाजिर दिलकश हो गए हैं और आज़ाद कश्मीर की हसीन वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। इस वक्त सेनेट इजलास में शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं के बावजूद वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेट की कोशिश जारी है।
हिंदुस्तान ने अपनी कार्रवाइयों से, अपने जबर से और उस इलाके को दुनिया का सबसे, जैसे कहते हैं ना, इट्स द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड, 9 लाख से ज्यादा फौज वहां तैनात करके और जो उन पर जुल्म बर्पा किया है, उसके बावजूद उनके हौसले नहीं टूटे। हिंदुस्तान की कोशिश रही है कि वो इस जबर से, इस लॉकडाउन से, इस मिलिट्री सीज से उनके रिजॉल्व को तोड़े। कामयाब नहीं हुआ मेरी राय में, और मैं समझता हूं कि बहुत से दोस्त शायद इससे इत्तेफाक भी करें। मेरी राय में जितना कश्मीरी हिंदुस्तान की हुकूमत से आज एलियनेटेड है, नाला है, माजी 72 सालों में इतना नाला कभी नहीं था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज दिल्ली में एक ऐसी आरएसएस बीजेपी की सोच मुसल्लत है और एक हिंदुत्वा का जो फलसफा आज उन्होंने राइज कर रखा है, उसने आरएसएस बीजेपी की सोच मुसल्लत है और एक हिंदुत्वा का जो फलसफा आज उन्होंने राइज कर रखा है, उसने वो कश्मीरी कायदीन जो माजी में उनके साथ मखलूत हुकूमतों में शामिल होते रहे, आज वो भी उनसे किनारा कश हैं। आज वो भी दिल्ली की सरकार से मुंह फेर चुके हैं। अपना उन्होंने इत्तेहाद, अपना उन्होंने अपना वो जो कहते हैं कोलिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली से हुर्रियत की लीडरशिप तो पहले ही उनका मौक़िफ़ तो वाज़ेह था, वो तो किसी पर सब पे आया है कि उनका मौक़िफ़ क्या था। जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी ने सैयद अली गिलानी साहब का जिक्र किया। उनकी कुर्बानी से कौन वाकिफ नहीं है और कौन नहीं जानता कि उनका अज़्म और इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत उतनी पुख्ता थी कल और आज भी उतनी ही पुख्ता है। जबर, जेल, कैद बर्दाश्त की, और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब चेयरमैन, ये एजाज इमरान खान साहब की हुकूमत को जाता है कि उस मुजाहिद को हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड उनकी खिदमत में पेश किया और उन्हें कबूल किया। हमें ये खुशी है, हमें ये खुशी है कि हमने एतराफ़ किया। जनाब सेनेटर ने आसिया अंदराबी साहब के शौहर और उनकी एक तवील जो कैद है और जो सोबतें बर्दाश्त की हैं, आपने जिक्र किया और दुरुस्त किया। आज भी मैं कहता हूं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में, न्यूयॉर्क में और जनीवा में उनके लिए आवाज़ बुलंद की है, क्योंकि वो हक बजानिब हैं। उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात की है, उन्होंने सोशल रिफॉर्म की बात की है, उन्होंने वहां की खवातीन को दुख्तरान मिल्लत के प्लेटफॉर्म से जगाने की कोशिश की है। और मैं उनके इस हुर्रियत के जज्बे को सलाम पेश करता हूं। आपने शबीर शाह साहब का, यासीन में किस किस का नाम लिया जाए, लेकिन मैं जो अर्ज करना चाहूंगा कि आज पैगाम जाना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों को, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार या उस पार, कि हक खुद इरादियत की आपकी जो तहरीक है, हम उसके हिस्सेदार हैं। आप पर पाबंदियां हैं, आपको इंटरनेशनल प्रेस का एक्सेस नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स आकर वहां सूरत हाल का जायजा लेने की हिंदुस्तान इजाजत नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान का हर शहरी, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ अक्रॉस द पार्टी डिवाइड, आपकी वकालत कर रहा है और करता रहेगा, और यह हमारे फराइज में शामिल है। क्योंकि कायद आज़म के अकवाल, और आपने पानी का जिक्र किया और उसका हमारी मईशत के साथ आपने जो सेनेटर साहब ने हवाला दिया, मैं उससे पूरी तरह वाकिफ हूं। और इसके जो एक मनफी माशी पहलू जो है, उससे भी हम बेखबर हरगिज नहीं हैं। इंसानी हकूक की जो एक वहां जो एक
जिस तरह ट्रैम्पल किया जा रहा है, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने उसका जिक्र किया और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि अब अमेरिका में एक नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आने वाली है, और इनका जो हवाला था वो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की तरफ से था। और मैं इत्तफाक करता हूं इनसे कि बिल्कुल प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन फॉरेन पॉलिसी के मामलात में खासा तजर्बा रखते हैं। वो फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, वो अमेरिका के नायब सदर रहे हैं और इस खित्ते से पूरी तरह वाकिफ हैं, इस खित्ते के चैलेंजेस से और मसला कश्मीर से वाकिफ हैं। और उन्होंने, खुशाइंद बात यह है कि उन्होंने कश्मीर में जो इंसानी हकूक को जिस बेदर्दी से पामाल किया जा रहा है, उन्होंने उस पर आवाज बुलंद की। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो इक़्तिदार में आते हैं और ये मनसब संभालते हैं तो वो उसी मौके पर कायम रहते हुए कि हिंदुस्तान, चलिए सेनेट में वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे थे। आज कश्मीरियों के यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर उन्होंने पैगाम दिया कि हर कश्मीरी को आज पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए कि हम आपकी खुद इरादियत की तहरीक में आपके हिस्सेदार हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।